हेलो बच्चों, वेलकम बैक। पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक्स इलेक्ट्रोस्टैट का। मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लाइक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्ज कितने तरह के होते हैं, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। लास्टली हम लोग बात कर रहे थे कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में। तो जैसा कि आपको पता भी है कि कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके थ्रू करंट फ्लो कर सकता है बहुत ही आसानी से। क्यों? क्योंकि इनमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट का फ्लो कंडक्टर्स के थ्रू हो सकता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्टर के अंदर फ्रीली इधर से उधर मूव कर रहे होते हैं, वो किसी खास एटम से बंधे हुए नहीं होते। इंसुलेटर में इनकी संख्या ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है, जिसकी वजह से इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन जो कि मूव करने लायक हो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है इंसुलेटर्स में। इसलिए इंसुलेटर्स करंट को पास नहीं करने देते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, ये सभी। अर्थ भी कंडक्टर है, अर्थ से करंट का फ्लो हो सकता है। उसके अलावा जब हम इंसुलेटर की बात करें तो नॉन मेटल्स लाइक गैसेस, नॉर्मल टेम्परेचर में बात कर रहा हूँ, तो नॉन मेटल्स, प्लास्टिक, पेपर, रबड़, ये सभी इंसुलेटर्स हैं जिनसे करंट का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, और डायमेंशनल फार्मूला पिछले क्लास में या पिछले पार्ट में मैंने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज की बात करें, कुछ बोर्ड एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा चार्ज का। तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे, कहाँ से आया चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है ए इंटू टी, जहाँ ए जो है वो डायमेंशनल फार्मूला है किसका, करंट का, और टी जो है डायमेंशनल फार्मूला है टाइम का। तो या तो आप लिखो ए इंटू टी, या तो आप लिखो, जो कि मास पे डिपेंड नहीं करता है, मास पावर 0, एल पे डिपेंड करता नहीं है, एल टू पावर 0, टी टू द पावर 1, टाइम का पावर 1 और करंट का पावर 1। ये है डायमेंशनल फार्मूला चार्ज का। बोर्ड एग्जाम में कहीं कहीं पूछा जाता है, आप इसको चुन सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इस फिगर में आपको मैंने दिखाया ही है कि कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं कंडक्टर के। कंडक्टर के बारे में तो आपको पहले से ही पता है कि ये करंट को अपने से पास होने देते हैं, खुद से पास करने देते हैं। इंसुलेटर्स में ये मटेरियल्स आते हैं प्लास्टिक, रबड़, ग्लास, वुड, क्लॉथ। इससे करंट का फ्लो होता नहीं है तो इसे इंसुलेटर कहते हैं। इसके बारे में तो पहले से ही पता होगा आपको। उसके बाद हम लोग आते हैं इस पे चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन तो हम लोगों ने पढ़ दिया था। हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई इंसुलेटर है और दूसरा इंसुलेटर है, दोनों को हम लोग रब कर रहे थे, शुरू में दोनों ही अनचार्ज थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से पहली बॉडी पर पॉजिटिव तो दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। ठीक है, हम लोगों ने देखा था पहले बॉडी पर पॉजिटिव, दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। और इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि फ्रिक्शन से रब करके हम लोग किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप कर सकते हैं। इस मेथड में हम लोग एक अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज्ड बॉडी से कंडक्ट टच करके चार्ज करेंगे। तो इसमें होता क्या है, अगर किसी चार्ज्ड बॉडी को किसी अनचार्ज कंडक्टर से टच करवाया जाए, किसी चार्ज्ड बॉडी को किसी अनचार्ज कंडक्टर से टच करवाया जाए, तो ये चार्ज बॉडी से चार्ज बॉडी से चार्ज का फ्लो अनचार्ज कंडक्टर की तरफ होगा। तो इस मेथड में हम लोग देख रहे हैं कि टच करवा करके, एक चार्ज बॉडी पहले से थी, उसको मैंने अनचार्ज बॉडी से टच कराया, तब चार्ज का ट्रांसफर हुआ और अनचार्ज बॉडी चार्ज हो गई। तो अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने के लिए हम लोगों ने एक चार्ज कंडक्टर से टच करवाया है या चार्ज मटेरियल से टच करवाया है। इसमें खास बात क्या है कि दोनों ही बॉडी पर अंततः फाइनली सेम टाइप के चार्ज आएंगे। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, दोनों को टच करवाया,
तो टच करवाने पर दोनों पर ही फाइनली पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। ये तरीका मेनली हम लोग किसी कंडक्टर को चार्ज करने के लिए आजमाते हैं, यूज करते हैं। कंडक्टर को चार्ज करना हो तो ये मेथड यूज किया जाता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अच्छा, अगर इस पर 10 कूलम चार्ज था तो क्या इस पर बराबर बराबर बटेगा? जवाब है जरूरी नहीं है। अगर दोनों एक ही तरह के होते, बिल्कुल आइडेंटिकल, एक ही मटेरियल का, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम सेम, तो इस पर भी 5 कूलम और इस पर भी 5 कूलम, क्योंकि 5 और 5 मिल करके 10 कूलम। लेकिन अगर ये आइडेंटिकल नहीं है तो इन दोनों पर चार्ज सेम सेम आए, जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर 6 कूलम होता, अगर इस पर 6 कूलम होता तो इस पर होता 4 कूलम। क्यों? क्योंकि दोनों जोड़ करके इतना ही आना चाहिए। कौन सा लॉ से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। सिस्टम पर पहले से 10 कूलम चार्ज था, दोनों को जोड़ करके उतना ही आना चाहिए। तो एक पर अगर 4 तो दूसरे पर 6, एक पर 6 तो दूसरे पर 4। ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं हम लोग सॉरी, चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें एक चार्ज बॉडी है, उससे एक कंडक्टर जो कि अनचार्ज है उसको टच करा करके करंट को, चार्ज को कंडक्ट किया जा रहा है, चार्ज को कंडक्ट किया जा रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। स्टेटमेंट यहाँ पे है, एग्जाम में आप आसानी से लिख सकते हैं। अब आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। इस प्रोसेस में हम लोग करते क्या है, किसी अनचार्ज बॉडी कंडक्ट या फिर कंडक्टर को बिना टच किए हुए किसी चार्ज बॉडी से चार्ज कर देते हैं। कहने का मतलब है कि कोई अनचार्ज कंडक्टर है, उसको मैंने, कोई अनचार्ज कंडक्टर था, एक मैंने बॉडी लाई ऐसे, इस पे चार्ज है, मान लो कि इस पे चार्ज है, इसको इसके नज़दीक लाया, इस पे चार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसको मैंने नज़दीक लाया, बिना टच करवाए हुए मैं इसको चार्ज कर दे रहा हूँ। इस प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। बिना टच किए हुए किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर देना, बिना टच किए हुए किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर देना इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो कैसे कर रहे हैं। मान लो कि एक इस तरह का सिस्टम है, सेटअप है, जिसमें कि 2 मेटल के स्फीयर्स है, मेटल के 2 स्फीयर्स है, दिख रहा है? ये दोनों स्फीयर्स मेटल के हैं, कंडक्टर है। इसको मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा है ताकि अगर चार्ज करूं तो चार्ज फ्लो करके ज़मीन में नहीं चला जाए। तो मैंने इंसुलेटिंग मेटल रखा है, दोनों को पहले टच करके रखा है मैंने, और उसके पास में मैंने एक रॉड को लाया। ये जो रॉड है, इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही इस रॉड को नज़दीक लाया हूँ, क्या होगा? इस कंडक्टर में इन दोनों मिलाकर के, ये दोनों मेटलिक कंडक्टर है, इसके इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करके इधर साइड जमा होने लगे, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज था। इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर के यहाँ जमा होने लगेंगे, तो इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में आ जाएंगे, तो ये साइड नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये साइड नेगेटिव हो जाएगा। 1 मिनट होल्ड करेंगे जरा। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक चार्ज कंडक्टर को या चार्ज बॉडी को नज़दीक लाया, इसकी वजह से इधर साइड इलेक्ट्रॉन जमा होने लगे। इधर साइड इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि इधर से भी कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाकर के जमा हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से इधर साइड पॉजिटिव चार्ज और इधर साइड नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब आप क्या देख सकते हो कि मैंने इसको नज़दीक तो लाया है, लेकिन मैंने टच नहीं किया है। बिना टच किए हुए एक साइड को नेगेटिव, एक साइड को पॉजिटिव बना दिया, हो गया ना चार्ज डेवलप। और अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इन दोनों को अलग अलग कर दूं, इन दोनों को फाइनली मैं अलग अलग कर दूं और इसको भी हटा दूं, तो क्या होगा पता है? एक पर नेगेटिव, एक पर पॉजिटिव आ जाएगा। मैं दिखाता हूं कैसे हो रहा है। बट ये प्रोसेस तो समझ में आया आपको कि क्या हो रहा था इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में एक कंडक्टर को चार्ज कर रहे थे, कंडक्टर पे चार्ज डेवलप कर रहे थे
बिना किसी चार्ज्ड बॉडी को इसमें टच करवाए हुए। ठीक है, कैसे ये काम कर रहा था देखो, ये चीज़ें कैसे हो रही थी। मैंने रॉड लाया, ठीक है, ये पहले मेटल था, ये स्फीयर था, इसमें कोई चार्ज नहीं था। मैंने एक रॉड लाया, रॉड पे नेगेटिव चार्ज है, मान लो कि रॉड पर नेगेटिव चार्ज, इससे पहले क्या था यहाँ पे इस फिगर में पॉजिटिव चार्ज था, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई पॉजिटिव चार्ज रॉड को लाया, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव। अच्छा, इसमें एक आगे स्टेप और क्या कर सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग बात। इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ के क्या कर सकते हो आप, कि अगर मैं फाइनली इस रॉड को भी हटा दूं और ये दोनों स्फीयर को अलग अलग कर दूं, तो एक स्फीयर पर पॉजिटिव पॉजिटिव और एक स्फीयर पर पॉजिटिव पॉजिटिव और एक स्फीयर पर नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे आ जाएंगे। देखो ये इधर वाला जो स्फीयर था उस पर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इधर वाले पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, दोनों को अलग अलग कर चुका हूं मैं। तो मैंने इस रॉड को बिना इसे टच करवाए हुए इसको नेगेटिव बना दिया, इसको पॉजिटिव बना दिया, है ना। ठीक है, अब देखो प्रोसेस को समझते हैं क्या हो रहा था यहाँ पे। पहले एक मेटल स्फीयर है, ये बेस जो है इंसुलेटिंग है, उसके नज़दीक में मैंने क्या लाया, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को लाया है। नेगेटिवली चार्ज रॉड को लाने पर दिख रहा है आपको कि एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, ठीक है। फिर इधर जो नेगेटिवली चार्ज रॉड लाया था उसने पॉजिटिव चार्ज इधर साइड डेवलप कर दिया था और नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन को इधर साइड पुश करके जमा कर दिया था, मतलब इधर साइड नेगेटिव था इधर साइड पॉजिटिव था। जैसे ही मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया, ये नेगेटिव चार्ज जो इसकी वजह से रिपल्सन फील कर रहा था उसको एक मूव करने का रास्ता मिल गया, तो ये नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया। ग्राउंड में जाते ही इस पूरे बॉडी पर पहले जितने पॉजिटिव चार्ज इधर थे उतने ही नेगेटिव चार्ज इधर थे, लेकिन कुछ ये जो नेगेटिव चार्ज जैसे ही ग्राउंड में गया इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर पर अब नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई। अब हम अगर इस ग्राउंड वाले पार्ट को हटा दें और इस रॉड को ऐसे ही रखें तो इस पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचे, और इस तरीके से अगर मैं रॉड को भी हटा दूं तो पूरा का पूरा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो गया। मतलब इस रॉड को बिना इसे टच करवाए हुए मैंने ग्राउंडिंग करके इसको पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बना दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन। समझ में आई बात? मतलब टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग और कनेक्टिंग इट विथ अ चार्ज्ड बॉडी, और किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को या किसी अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज करने का प्रोसेस जिसमें किसी चार्ज बॉडी को हम उस कंडक्टर से टच नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो आगे की बात करते हैं। देखो इसको मैंने एक एनिमेशन से भी दिखाया है, थोड़ा देखना इसमें क्या हो रहा है। एक नेगेटिवली चार्ज बॉल है, उसको मैं नज़दीक ला रहा हूँ। नज़दीक लाने से क्या हुआ, देखो देखो क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग है। दिखा दिखा एक बार फिर से देखो। नेगेटिवली चार्ज बॉल को लाया, बॉल को लाने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ भाग रहे हैं, तो इधर साइड इलेक्ट्रॉन की कमी, पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब दोनों को मैं अलग कर दिया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। फिर बॉल को भी हटा दिया, बॉल को हटाने से ये पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज। बिल्कुल जो पहला एग्जाम्पल दे रहा था बिल्कुल वही चीज़ है, समझा? यही चीज़ हो रही होती है। तो इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं आप कि भाई अगर नेगेटिव बॉल की जगह पर पॉजिटिव बॉल अगर लगाता तो इस पर कौन सा चार्ज आता, तो यहाँ नेगेटिव आता और यहाँ पर पॉजिटिव आता। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चलो आगे की बात करते हैं। अब देखो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात हम लोग करने वाले हैं। चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी होती है चार्ज का एडिटिव नेचर। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बट नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव साइन डायरेक्शन नहीं बता रहा होता है, उसकी टाइप को बता रहा था, उसकी पोलैरिटी को बता रहा होता है। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज चूंकि स्केलर क्वांटिटी तो उसको आसानी से ऐड किया जा सकता है। जैसे मान लो बहुत सारे चार्जेज आपने लिए,
जैसे 1 कूलम चार्ज लिया, 2 कूलम चार्ज लिया, -3 कूलम लिया, +4 कूलम लिया, -5 कूलम लिया, सबको अगर आप जोड़ना है तो सिंपल अलजेब्रा, मतलब 2 + 1 3, 4 + 5 9, ऐसे ही जोड़ना है चार्ज को। तो सभी को अगर मैं जोड़ दिया तो जोड़ने पर आ रहा है -1 कूलम। ठीक है, -1 कूलम। इसका मतलब चार्ज को सिंपली जोड़ा जा सकता है, तो ये एक प्रॉपर्टी है कि ठीक है। अब देखो यहाँ पे यही बोला भी जा रहा है कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू एन अलजेब्राइक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेज। मतलब कि सिस्टम में टोटल कितना चार्ज है इसको निकालना है, तो उसके अंदर टोटल कितने इंडिविजुअल चार्जेज हैं उनको जोड़ दो, जोड़ने पर ये काम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, एक और बात बताता हूँ मैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किसका यूनिट है, mAh, बैटरी पे लिखा देखा होगा ना, बैटरी पे मिली एम्पियर आवर, 5000 mAh की बैटरी है, 6000 mAh की बैटरी है, तो mAh किस चीज़ का यूनिट है? देखो m जो होता है उसका मतलब होता है मिली, a मतलब एम्पियर, और h जो है मतलब आवर। तो मिली एम्पियर आवर जो है वो करंट का नहीं, चार्ज का यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट होता है। उसी तरह से मिली कूलम का मतलब होता है 10⁻³ कूलम, माइक्रो कूलम 10⁻6 कूलम। तो ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में आपके। नेक्स्ट, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। देखो ये सीधी सीधी बात है, इसको ऐसे समझो कि अगर आपके पास एक बॉक्स है, मान लो कि 20 चॉकलेट भरे हुए हैं। अब उस बॉक्स को ना खोलोगे और मतलब उस बॉक्स को आप खोलोगे नहीं और उसमें खोल करके बाहर से कुछ एक्स्ट्रा चॉकलेट डालोगे नहीं, या फिर अंदर से कुछ चॉकलेट निकालोगे नहीं, तो बॉक्स में जो चॉकलेट की मात्रा है, चॉकलेट की संख्या है, वो तो फिक्स रहेगी। चलो इसको आसानी से समझते हैं। एक बॉक्स है, बॉक्स में बहुत सारे चॉकलेट है। जब तक तुम उसमें से चॉकलेट निकालोगे नहीं और जब तक उसमें एक्स्ट्रा चॉकलेट डालोगे नहीं, उसमें चॉकलेट की संख्या तो फिक्स है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही चार्ज के केस में होता है कि पूरे यूनिवर्स में जो चार्ज है ना, उसके बारे में बोला जाता है कि ये फिक्स है। और किसी आइसोलेटेड सिस्टम में भी चार्ज फिक्स है। कहने का मतलब है कि अगर एक डब्बा लिया और डब्बे के अंदर बहुत सारे बॉडीज है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, और सब मिला करके मान लो 10 कूलम चार्ज है, सब मिला करके 10 कूलम चार्ज है। ठीक है, सब मिला करके 10 कूलम चार्ज है, तो उस डब्बे के अंदर हमेशा 10 कूलम चार्ज रहेगा अगर बाहर से मैंने एक्स्ट्रा चार्ज उसमें डाला नहीं या अंदर से कुछ चार्ज मैंने निकाला नहीं। तो जब बाहर से कुछ चार्ज एक्स्ट्रा डाल नहीं रहे हो, अंदर से कोई चार्ज निकाल नहीं रहे हो, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो इन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। दैट मीन्स चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। चार्ज को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है। चार्ज को बनाया भी नहीं जा सकता है, चार्ज को नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। जितना चार्ज है सिस्टम में, अगर बाहर से कुछ एक्स्ट्रा नहीं आया है, अंदर से बाहर नहीं निकला है, तो उसकी मात्रा, उसकी संख्या, उसका अमाउंट फिक्स है। इसका मतलब है कि अगर कोई दो बॉडी को आप रब कर रहे हो, तो शुरू में दोनों मिला करके अगर कोई चार्ज नहीं था नेट, तो बाद में भी दोनों मिला करके नेट चार्ज नहीं होगा। मतलब एक पर अगर 5 कूलम आया है तो दूसरे पर -5 कूलम आएगा, मतलब एक दूसरे में ही ट्रांसफर करेंगे। समझ में आ रही बात? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चार्ज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बोर्ड में पूछा जाता है इससे रिलेटेड सवाल। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? इसको समझना है तो ऐसे समझिए कि, हालांकि आपको पता भी होगा, इसको ऐसे समझना है, मान लो कि आपके पास सिर्फ 5 रुपए के सिक्के हैं। अगर 5 रुपए के सिक्के हैं अगर आपके पास, तो आप क्या किसी को 12 रुपीज़ 12 रुपये दे सकते हैं 5 रुपए के सिक्के के टर्म में? संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं। चार्ज के केस में भी ऐसा ही होता है। चार्ज के केस में क्या होता है बात, क्या होती है बात? इसका सीधा यही बोला जाता है कि चार्ज जो है वो मिनिमम चार्ज कितना है, मिनिमम चार्ज है इतना, 1.6 × 10⁻19। वो किस पे होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड अगर करोगे किसी सिस्टम में, आपको पता है कि कोई जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, आइसोलेटेड एटम की बात कर रहा हूँ, सिस्टम की नहीं, आइसोलेटेड एटम की मैं बात कर रहा हूँ। आइसोलेटेड एटम मतलब ऐसा एटम जो किसी और एटम से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ नहीं है। तो जो आइसोलेटेड एटम जो होता है ना, जो आइसोलेटेड एटम, उसमें जितना प्रोटॉन होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो इस हिसाब से टोटल जो चार्ज होगा सिस्टम पे वो 10 प्रोटॉन है। 10 प्रोटॉन है तो पता है 10 ई चार्ज,
10 इलेक्ट्रॉन है तो पता है कितना चार्ज, -10 E चार्ज, और दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो टोटल 0। मतलब अगर परफेक्ट कंडीशन में बात करें, एकदम आइडियल कंडीशन में बात करें, एकदम आइसोलेटेड एटम के लिए बात करें हम लोग, तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज जो एटम पे होता है वो 0 होता है। अब प्रोटॉन को तो आसानी से निकाला नहीं सकता है, निकाल किसको सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप निकाल लो, इलेक्ट्रॉन को अगर आप निकाल लो, तो जितने इलेक्ट्रॉन को निकालोगे उतना ही इलेक्ट्रॉन घटेगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज घटेगा। जितने इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा डालोगे उतना ही नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लिया तो ऑब्जेक्ट पर आएगा +E चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज घट गया। एक इलेक्ट्रॉन निकालने से ऑब्जेक्ट पर आता है +E। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 2E। क्या 2.5 भी निकाल सकते हैं क्या, नहीं ना। क्या 2.3 इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, नहीं। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, वो इंटीग्रल फॉर्म में निकाला जा सकता है, मतलब होल नंबर के फॉर्म में निकाला जा सकता है। ज़्यादा बेहतर बोलेंगे तो होल नंबर के फॉर्म में निकाला जा सकता है। और इलेक्ट्रॉन को ऐड भी किया जा सकता है, तो होल नंबर के फॉर्म में ऐड किया जा सकता है। मतलब किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना ही हो तो 2 3 4 5 6 ऐसे निकाल सकते हो, या फिर ऐड करना हो तो 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स में ऐड कर सकते हो। फ्रैक्शन में ऐड, या सब फ्रैक्शन में ऐड नहीं कर सकते हो, फ्रैक्शन नंबर में निकाल भी नहीं सकते हो। तो इसका मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज आएगा भी तो वो चार्ज जो आएगा भी, तो वो चार्ज आएगा, वो आएगा +E जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया, या फिर -E जब एक इलेक्ट्रॉन को अंदर डाल दिया। +2E आ सकता है या -2E आ सकता है, +3E आ सकता है या -3E आ सकता है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज के। तो Q = +-NE लिखा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं Q = +-NE, जहाँ पर Q जो है किसी बॉडी पर चार्ज है, E जो है वो सबसे न्यूनतम, सबसे छोटा चार्ज है जो पॉसिबल है, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट पर वो चार्ज आएगा वो Q = +-NE हो सकता है, जहाँ N का वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। इसको किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहता है कि Q = N × E। तो ये समझना है आपको कि N जो है वो आपका इंटीजर है। N क्या क्या हो सकता है, -3 -2 -1 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो किसी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज आएगा Q, वो E का मल्टीपल होता है। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं। समझे, समझ में आ रही बात, ये चीज़ है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे हम अगले पार्ट में, तो ये चीज़ें क्लियर होगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आप।